हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था। एक तो हमने एवरेज मोलर मास डिस्कस किया था गैसियस मिक्सचर के लिए, और आइसोटोपिक मिक्सचर के लिए हमने एवरेज मोलर मास डिस्कस किया था। फॉर्मूला बताओगे क्या था एम एवरेज का? M1 N1 प्लस M2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। सही है? और भी कोई फॉर्मूला था? हाँ बोलो बोलो। W टोटल अपॉन N टोटल, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। ठीक है, तो ये आपके पास एम एवरेज का फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। फिर इसमें हमने मोल परसेंट और मास परसेंट निकालना सीख लिया था। आज देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी के कुछ और टाइप्स को कवर करते हैं। इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। टोटल, इसमें हमने मोल परसेंट और मास परसेंट निकालना सीख लिया था। आज देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी के कुछ और टाइप्स को कवर करते हैं। इसमें कुछ और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, तो केसेस बना के उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उसके लिए आपको एक टर्म सीखना होगा, दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। क्या बोलते हैं हम इसको? वेपर डेंसिटी। देखो क्या होती है वेपर डेंसिटी, पहले तो इसको डिफाइन करें। पता है क्या होती है? बताओ। ये कौन सा फॉर्मूला है? एवरेज मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। बेसिक मतलब व्हाट इज वेपर डेंसिटी? नॉट रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। देखो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन आपकी सीखो, रटनी नहीं है, समझना है कि मतलब क्या होता है। वेपर डेंसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? इट इज डिफाइंड एज द डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बोल दो या रिलेटिव टू बोल दो, रादर रिलेटिव टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर आपको किसी सब्सटेंस की वेपर डेंसिटी डिफाइन करनी है तो आप सिंपल क्या बोलोगे? डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, डेंसिटी ऑफ अ गैस लिख दो रादर आप इसको, डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे? डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर। टेम्परेचर एंड प्रेशर। बोलो समझ में आता है? अब इसको एक
अलग फॉर्म में लाने के लिए आपको आइडियल गैस इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए PV इज इक्वल्स टू क्या होता है, nRT। बताओ क्या मैं n को मास अपॉन मोलर मास लिख सकता हूं? इसको थोड़ा सा और अरेंज करो, m को इधर ले जाओ, v को इधर ले आओ, तो P इंटू एम इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, W अपॉन V इंटू RT बनेगा। बताओ मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो यहां से आपको आइडियल गैस इक्वेशन का डेंसिटी फॉर्म मिलेगा, PM इज इक्वल्स टू DRT। ये फॉर्म आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आपके जब आप गैसियस स्टेट पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो डर्टी PM के नाम से आप इसे याद रख सकते हो। बाकी PM इज इक्वल्स टू DRT बहुत आसान है इसको याद रखना, है ना। चलो खैर, आज स्टेट पढ़ते हैं तो वहां पर भी हम इसको काम में लेते हैं, ठीक है। तो डर्टी PM के नाम से आप इसे याद रख सकते हो। बाकी PM इज इक्वल्स टू DRT बहुत आसान है इसको याद रखना, है ना। चलो खैर, अगर ये PM इक्वल टू DRT है तो बताओ क्या मैं यहां से डेंसिटी की वैल्यू PM अपॉन RT लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना। तो आप डेंसिटी की ये वैल्यू उठा के यहां पे रखना शुरू करो। देखो अगर मैं डिफाइन करने चलूं वेपर डेंसिटी को, बताओ डेंसिटी ऑफ गैस कितनी लिखूंगा मैं, P इंटू मोलर मास ऑफ गैस अपॉन RT डिवाइडेड बाय, बताओ डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखूंगा, P इंटू मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन RT। देखो P बाय RT से P बाय RT कैंसिल। बताओ वेपर डेंसिटी किसकी इक्वल आ गई, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। बताओ मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 2। तो बताओ वेपर डेंसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, मोलर मास ऑफ गैस अपॉन 2 से। तो इस फॉर्म को हम कर सकते हैं जनरलाइज। अगर आपको कोई सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास पता है तो उसके मॉलिक्यूलर मास को 2 से डिवाइड करके आप क्या निकाल सकते हो, उसकी वेपर डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो। या फिर अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, उसका मॉलिक्यूलर मास। जैसे आप इस फॉर्म में याद रखें कि किसी भी गैस का या किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 टाइम्स इट्स वेपर डेंसिटी। तो अब ये रिलेशन आपको याद रखना है, जो आपको याद है पहले से ही, ये आप जानते होंगे। लेकिन बेसिक टर्म का मतलब भी आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली वेपर डेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं। तो किसी भी गैस की डेंसिटी अगर आप हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वेपर डेंसिटी। आई बात समझ में, कॉपी करो। अब इसको हमें यहां कैसे यूज करना है वो हम लोग बात करते हैं। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में लिखो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसकी वेपर डेंसिटी। आई बात समझ में, कॉपी करो। अब इसको हमें यहां कैसे यूज करना है वो हम लोग बात करते हैं। तो आप डेंसिटी की ये वैल्यू उठा के यहां पे रखना शुरू करो। देखो अगर मैं डिफाइन करने चलूं वेपर डेंसिटी को, बताओ डेंसिटी ऑफ गैस कितनी लिखूंगा मैं, P इंटू मोलर मास ऑफ गैस, मास ऑफ है जनरलाइज कितना, RT से P बाय RT कैंसिल। बताओ वेपर डेंसिटी किसके इक्वल हो जाएगी,
ये फॉर्मूला आपने डिफाइन किया एक सिंगल सब्सटेंस के लिए, फॉर अ सिंगल सब्सटेंस। अब अगर इसी चीज को मैं एक मिक्सचर पे अप्लाई करूं फॉर अ गैसियस मिक्सचर, तो बहुत ध्यान से आप लोग देखना, बताओ गैसियस मिक्सचर के लिए हम क्या डिफाइन करते हैं? एवरेज मोलर मास। ठीक है, तो जब आप मॉलिक्यूलर मास मिक्सचर का यूज कर रहे होंगे, एम मिक्सचर, तो बताओ आपको वेपर डेंसिटी भी किसकी यूज करनी होगी? मिक्सचर। सेम फॉर्मूला आप एक मिक्सचर के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बस डिफरेंस इतना होगा कि आप वेपर डेंसिटी की जगह वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर यूज कर रहे होंगे और मोलर मास की जगह क्या यूज कर रहे होंगे? मोलर मास ऑफ मिक्सचर। तो यहां से क्वेश्चंस की एक नई वैरायटी बन जाएगी। क्या? या तो आपको वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर दे देगा या फिर वो आपसे वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर पूछ लेगा। फॉर एग्जांपल छोटा सा क्वेश्चन करना, आपको सब कुछ वही है कि आपके पास एक मिक्सचर है O2 एंड O3 का, 2:1 इनका मोल रेशियो है। बताओ इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे? पहले आप इसका एवरेज मोलर मास निकाल लो। बताओ कैसे निकालोगे एवरेज मोलर मास? 2 × 32 प्लस 1 × 48 डिवाइडेड बाय 3, तो 64 प्लस 48 112, 112 बाय 3 कितना आ गया? आ गया कुछ? 3 3 जा 37.24। ठीक है, इतना रहने दो। यह गैस का मॉलिक्यूलर मास। तो ये तो आया एम मिक्सचर, लेकिन आपको क्या निकालनी है? वेपर डेंसिटी। बताओ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कैसे निकालेंगे? इसके मोलर मास को आप किससे डिवाइड कर दोगे? 2 से। तो बताओ वेपर डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 112/6, दैट इज 56/3। कर सकते हो? कोई डाउट है? तो इस तरह से आपके कैसे एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आ गई है। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, आओ कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं और इसको यूज करना सीखते हैं। बढ़े आगे? चलो लिखो क्वेश्चन। चलता वो फॉर्मूला लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर कॉम्पोजिशन ऑफ a mixture of SO2 and SO3 if its vapor density is 36। ठीक है, आपको इस मिक्सचर का मोलर कॉम्पोजिशन बताना है जिसमें SO2 SO3 है और आपको इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया है। फटाफट से सॉल्व करो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आ गया आंसर?
जिसमें SO2 SO3 है और आपको इस मिक्सचर का वेपर डेंसिटी दिया है। फटाफट सॉल्व करो, फिर अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आ गया आंसर? कितना आएगा? 50-50% यानी 1:1 का मिक्सचर हुआ। तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाई थी, याद हो तो? भूल गए? उसको भूलना नहीं है, उसको यूज करना है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलते हैं वो कई बार। तो देखो, इस आपके ऐसे मिक्सचर है SO2 और SO3 का, मतलब आप वर्बली सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन को। आपको इस मिक्सचर की वेपर डेंसिटी दी हुई है 36। इसका मतलब इस मिक्सचर का मोलर मास कितना आना है? 70। तो आप हमेशा पहले चेक कर लिया करो कि कहीं एवरेज तो नहीं आ रहा है। तो देखो, इसका मोलर मास कितना होता है? 64। इसका कितना होता है? 80। 64 + 80/2। अगली बार मैं आंसर बोलूँगा क्वेश्चन करने से पहले, पक्का। DPP मेरे पास है नहीं तो इसका भरोसा बैठना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मेरे पास बुक्स पढ़ी हैं PDF, उसे रिवाइव क्वेश्चन करूँगा मैं। बहुत कंसेप्ट पहले करूँगा ताकि थोड़ा बेसिक सिस्टम हो जाए सुधार। तो उसी में 72 आएगा 144/2। यानी आपको इस क्वेश्चन में जो मोलर मास दिया है वो इन दोनों के मोलर मास का एवरेज है, इसलिए इन दोनों का मोल परसेंट क्या होगा? 50-50 होगा। तो अगर रेशियो निकालना है तो 1:1 का रेशियो होगा। क्वेश्चन खत्म, कुछ सॉल्व भी नहीं करना। सही है? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करो। देखो, आपके सामने एक और छोटा सा तो अगर रेशियो निकालना है तो 1:1 का रेशियो होगा। क्वेश्चन खत्म, कुछ सॉल्व भी नहीं करना। सही है? चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करो। देखो, आपके सामने एक और छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस मिक्सचर कंटेनिंग O2 एंड O3 इन 4:3 मास रेशियो। फटाफट से कैलकुलेट करो। सॉल्व करता हूँ।
136/7। और वैल्यू बताओ क्या आंसर आ रहा है। चलो तो देखो इसका आंसर आएगा 56/3। आपको मिक्सचर की वीपी डेंसिटी निकालनी है। O2 और O3 दो गैसेस आपके पास यहाँ प्रेजेंट है, एक O2 है दूसरी O3 है, और आपको इनका मास रेशियो दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट क्लास भी करवाया था, ठीक है। तो पहले मास रेशियो बताओ किस में कन्वर्ट करोगे, मोल रेशियो में। तो क्या करोगे 4 डिवाइडेड बाय 32 ये और 48 ये। तो देखो ये गया 8 टाइम्स और ये गया 16 टाइम्स, 16:8 यानी 2:1 का मोल रेशियो आ गया। कर लोगे इतना सा का, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। बताओ एम एवरेज का फॉर्मूला क्या लगेगा, M1 N1 तो 32 × 2 प्लस M2 N2 48 × 1 अपॉन 2 + 1 हो गया 3। ये कितना आ गया 116/3 आ गया। लेकिन आपको एम एवरेज नहीं निकालना, क्या निकालनी है वेपर डेंसिटी। तो डिवाइड बाय 2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा 56। क्या अच्छा 112/3 सही है, कोई डाउट। चलो एक और क्वेश्चन ध्यान से सोच समझ के सॉल्व करना। लेट्स सी आप यहां पर क्या करते हैं। लिखें क्वेश्चन, राइट द डेंसिटी ऑफ अ gaseous mixture containing ठीक है N2 and O3, थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर लेते हैं। is 3.2 ग्राम पर लीटर at 2.463 ATM and 300 Kelvin. Calculate its molar composition. आपको इस मिक्सचर का मोलर कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है। जरा क्वेश्चन को देखें ठीक से पढ़। मोलर 2.463 ATM and 300 Kelvin।
कैलकुलेट इट्स मोलर कॉम्पोजिशन। आपको इस मिक्सचर का मोलर कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना है। जरा क्वेश्चन को देखें, ठीक से पढ़ें, मुझे बताएं आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। क्या करोगे? हाँ, वेरी गुड। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, आपको यहां पर ध्यान देना है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि मिक्सचर का मोलर कॉम्पोजिशन कैलकुलेट करना। जरा क्वेश्चन को देखें, ठीक से पढ़ें, मुझे बताएं आप कैसे इसको सॉल्व करोगे। क्या करोगे? हाँ, वेरी गुड। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, आपको यहां पर ध्यान देना है, कुछ लोग क्या सोचते हैं कि डेंसिटी ऑफ गैसेस मिक्सचर दी हुई है, वो सोचते हैं कि यार वेपर लिखना भूल गया ये, तो इसी को वेपर डेंसिटी मान लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? डेंसिटी। अगर उसको वेपर डेंसिटी देनी है तो वेपर डेंसिटी ही लिख कर देगा आपको, यानी उसने इस गैसेस मिक्सचर की डेंसिटी दी है। अगर आपने डेंसिटी को वेपर डेंसिटी ले लिया तो आपने गलती की है, आंसर कभी आ ही नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखना, डेंसिटी और वेपर डेंसिटी दो अलग अलग टर्म है, आपको दोनों को अलग अलग ही यूज करना चाहिए। अगर आपको मिक्सचर की डेंसिटी पता है तो आप क्या करो, पहले निकालो मोलर मास ऑफ मिक्सचर। कौन से फॉर्मूले से? डी मिक्सचर इंटू आर टी अपॉन पी सी। तो यहां से आप पहले निकालोगे एम मिक्सचर और फिर एम मिक्सचर से क्या निकालोगे? मोलर कॉम्पोजिशन। तो ये करने से पहले आप एक नोट डाल के लिख दें कि डेंसिटी एंड वेपर डेंसिटी are two different terms, are two different terms and should be used separately या should be used differently। दोनों को मिक्स ना करें, बिल्कुल भी मिक्स ना करें। कैसे? अगर आपको वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर गिवन है, आप उससे क्या निकालोगे? मोलर मास ऑफ मिक्सचर 2 इंटू वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर से। वही अगर आपको मिक्सचर की डेंसिटी पता है तो फिर आप उसके लिए मोलर मास ऑफ मिक्सचर कहां से निकालोगे? डी मिक्सचर इंटू आर टी अपॉन पी से। और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हो? सॉल्व कर सकते हो। तो सेम चीज हमको यहां लगानी है, ध्यान देना। वैल्यूज, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी दी गई है आपको? 3.2 ग्राम पर लीटर। बताओ प्रेशर किसमें दिया गया है? एटीएम में, तो 2.463। आर की वैल्यू आप कितनी यूज करोगे? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना होता है? 300। देखो ये जो वैल्यू ना 300 वाली और आर वाली, ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में काम में आती है पूरी केमिस्ट्री के अंदर ही। तो अगर आप इसे याद रख लो तो ज्यादा अच्छा होता है। 300 इंटू 0.081 हमेशा 24.63 होता है। तो देखो ये इससे 10 टाइम्स गया, 3.2 इंटू 10 कितना आ गया बताओ? इस मिक्सचर का जो एवरेज मोलर मास है वो कितना है? 32। बोलो कोई डाउट? अब अगर आपको एवरेज मोलर मास मिल गया तो क्या आप इसका मोलर कॉम्पोजिशन निकाल सकते हो? तो एक तरीका मैं पहले चेक कर लिया करो, क्या ये एवरेज आ रहा है? 28 प्लस 48 76 नहीं, 76/2 38 नहीं आ रहा, तो फिर सॉल्व ही करना पड़ेगा। तो करो सॉल्व। N2 O3/2।
बाद आप अपने क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो सेम चीज हमको यहां लगानी है। ध्यान देना, वैल्यूज डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कितनी दी गई है आपको, 3.2 ग्राम। तो अगर आपसे 48 प्लस 48 नहीं आ रहा तो इसको कैसे, N2 O3, मिक्सचर का मोलर मास है 32, इसको मान लो x, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस, हाँ एक्स वाई लेके दो वेरिएबल सिंगल इक्वेशन कैसे, किसी केस 50% वाले में सब हो जाएगा, वरना नहीं होगा। दो वेरिएबल बनेंगे ना, कैसे लाओगे आंसर? तो एक्स प्लस वाई को 100 माना होगा आपने, तो रेशियो आएगा उससे, हाँ तो रेशियो निकाल रहे हैं ना, रेशियो आ जाएगा तो हाँ आ जाएगा उससे। पर क्यों एक एक्स्ट्रा बढ़ाते हो वेरिएबल, एक से आंसर आ रहा है। देखिए यहाँ फॉर्मूला लगा दो, M2N2 प्लस 28 इंटू एक्स प्लस 48 इंटू 100 माइनस एक्स अपॉन 100, और ये वैल्यू कितनी आएगी 32। जहाँ तो मेरे पास वैल्यू है, यहाँ से एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी। 80% नाइट्रोजन होगा और 20% कौन होगा, ओजोन होगा। आप एक्स वाई मानकर भी कर सकते हो, वहां से एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आएगी, रेशियो आएगा, लेकिन वो आपकी इच्छा, आपको वो अच्छा लगता है तो आप ऐसे करो। बाकी परसेंटेज पूछा है तो हमेशा 100 से किया करो। एक वेरिएबल, अपने को वेरिएबल मिनिमाइज करने चाहिए हमेशा हर क्वेश्चन, कई बार परेशान कर, बोलो कर सकते हो। तो ये था आपका एवरेज मोलर मास, कैसे हम एवरेज मोलर मास कैलकुलेट करते हैं और क्या क्या वैरायटी इसके अंदर आपसे कवर करवा सकता है। अब आप कभी भी आगे पढ़ो, जब आप गैसियस स्टेट पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ोगे, तो हमेशा ध्यान रखना, अगर एक गैसियस मिक्सचर होगा, बनेगा, तो उसके लिए हमेशा क्या डिफाइन करते हैं, एवरेज मोलर मास ही डिफाइन करते हैं। ठीक, चलो अब हम चलते हैं आगे, और मैं आपको एक और नई चीज सिखाता हूँ, जिसपे भी छोटे छोटे टाइप अभी ना, अभी आपको मजा भी आने लग गया होगा धीरे धीरे, है ना, क्वेश्चंस कर रहे हो तो अब हम फिर एक और वैरायटी पे चल रहे हैं, परसेंटेज निकालना किसी भी कंपाउंड में, किसी एलिमेंट की। वो बहुत आसान है, लेकिन उसके ऊपर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आपको डील करना आना चाहिए। आओ शुरू करते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, या फिर आप सिंपल परसेंटेज कॉम्पोजिशन डाल दो, इसका नाम हेड डालो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन।
देखो क्या होती है परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये है वाटर H2, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूला हम खुद बना देंगे। ये H2O, तो मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ, बताओ। ठीक, देखो क्या होती है परसेंटेज कंपोजिशन, बहुत आसान है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये है वाटर H2, कोई फॉर्मूला नहीं रटना, फॉर्मूला हम खुद बना देंगे। ये H2O, तो मैं आपसे बोलूं कि मुझे इसमें हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ, बताओ। मतलब मास परसेंट, 2/18 इंटू 100। ये क्या किया आपने, कैसे किया, मतलब मुझे समझाओ। हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मॉलिक्यूल का मास इंटू कर दिया 100। ये तो था परसेंट का फॉर्मूला, हाइड्रोजन कितना है अपॉन टोटल कितना है इंटू 100। तो बस देखो फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हो कि अगर आपको किसी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में मास परसेंट निकालना है या परसेंट बाय मास निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। सही है, तो बस वो किससे डिवाइड करेंगे, टोटल मास का मतलब क्या, उसका मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू क्या कर देंगे 100। इसको यूज करके हम किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो क्या मुझे इसके लिए फॉर्मूला रटने की जरूरत है, नहीं है। चलो, तो ये तो हो गया परसेंटेज मास कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अब इसके ऊपर अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको थोड़ा देखने, सॉल्व करने, यूज करने आने चाहिए। ठीक है, कभी कभी मुझे कंपाउंड में एक एलिमेंट की जगह एक पूरे मॉलिक्यूल की परसेंट निकालनी पड़ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं मेरे पास ये कंपाउंड है, सपोज FeSO4.2H2। बताओ मुझे इसमें परसेंटेज ऑफ वाटर निकालना है, कैसे निकालूं। मास ऑफ वाटर कितना होगा, 2 इंटू 18 अपॉन मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड। देखो सल्फेट होता है 96 प्लस आयरन कितना हो गया 56, 152 प्लस 36 188 इंटू। तो यहां से हम इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ वाटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलो कर सकते हो। चलो तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, लेट्स सी। क्या क्या वैरायटीज आपसे पूछ सकते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। लिखे पहला प्रश्न, an oxide of sulfur contains an oxide of sulfur contains an oxide of an sulfur 66.67% sulfur, 66.67% sulfur, 66.67% sulfur. Determine its molecular formula. Determine its molecular formula. उत्तर प्रदेश है 2 3।
क्या? अच्छा क्वेश्चन हो गया, हाँ क्वेश्चन हो गया, आंसर बताओ, मुझे लगा आंसर भी आ गया। वाह, SO2 या H2O या SO2 इसमें वो कुछ है इसके SO2। चलो देख लेते हैं। देखो बहुत सिंपल है, आपके पास सल्फर और ऑक्सीजन का एक फॉर्म कंपाउंड है, भाई ऑक्साइड बोला है ना, सल्फर होगा ऑक्सीजन होगा। अब ये कितना पता नहीं, ये कितना पता नहीं, ठीक है। बोला है इसके अंदर इनको करने का एक और तरीका होता है, अभी हम आगे चलकर एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह निकालना सीखेंगे तो वहां से और बात करेंगे, बट हाल फिलहाल अगर मैं नॉर्मल तरीके से इससे बात करूं तो देखो इसमें आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया है कितना, 66.67। शायद मैं इसको 200/3 लिख सकता हूं, वैसे लिख लूं 200/3 लिख लूं, है ना, ठीक है, बन जाएगा मास ऑफ सल्फर। देखो इस कंपाउंड में मास ऑफ सल्फर कितना होगा, 32x अपॉन मोल। देखो तरीका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 66 point, an oxide of sulfur contains 66.67% sulfur। और ऑक्सीजन का एक कंपाउंड है, भाई ऑक्साइड बोला है ना, सल्फर होगा ऑक्सीजन होगा। अब ये कितना पता नहीं, ये कितना पता नहीं, ठीक है। बोला है इसके अंदर इनको करने का एक और तरीका होता है, अभी हम आगे चलकर एम्पेरिकल फॉर्मूला वगैरह निकालना सीखेंगे तो वहां से और बात करेंगे, बट हाल फिलहाल अगर मैं नॉर्मल तरीके से इससे बात करूं तो देखो इसमें आपको परसेंटेज ऑफ सल्फर दिया है कितना, 66.67। शायद मैं इसको 200/3 लिख सकता हूं, वैसे लिख लूं 200/3 लिख लूं, है ना, ठीक है, बन जाएगा मास ऑफ सल्फर। देखो इस कंपाउंड में मास ऑफ सल्फर कितना होगा, 32x अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड कितना बनेगा, 32x + 16y इंटू क्या बनेगा, 100 बनेगा। कुछ कैंसिल हो रहा है, 100 से गया 100, 2 से गया 16 टाइम्स, इसको इधर ले जाओ तो 32x + 16y किसके इक्वल बनेगा, 48x के। 32 को इधर भेज दो, 16y किसके इक्वल बन गया बताओ, 16x के, तो y = क्या बन गया, x, ठीक है। अब हम एग्जैक्ट फॉर्मूला तो नहीं बता सकते, हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, पर इतना पक्का है x और y का नंबर क्या होगा, सेम। तो या तो इस कंपाउंड का फॉर्मूला SO हो सकता है, हाँ, या फिर क्या हो सकता है, H2O2 हो सकता है, या H3O3 हो सकता है। तो H2O2 होता है, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, H2O2 होगा। समझ में आ रहा है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए मोर देन सफिशिएंट है।
हाँ इसीलिए तो SO3 आ गया। तो पेपर में कैलकुलेशन मिस्टेक ही तो होती है बस। तो मुझे उसे ना 203 मिलेगा। एक्चुअली ये सब लिखना चाहिए, ये ना छोटी छोटी चीज होती है। एक और चीज बताऊं, कभी भी ना इक्वेशन बनते इसको सॉल्व नहीं करना चाहिए, मतलब कैलकुलेट नहीं करना चाहिए। कैलकुलेशन हमेशा लास्ट स्टेप तक के लिए बचा के रखनी चाहिए, उसी के बाद कैलकुलेट करना चाहिए, तभी आपकी कैलकुलेशन फास्ट भी होगी। तो छोटे टूल तो काम मिलेगा। क्या बिना कैलकुलेटर के? अच्छा बिना कैलकुलेट किया आ रहा था, कैसे? सल्फर को SO2 लेंगे तो सल्फर का मास 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 32 हो जाएगा। 1:1 ये हुआ। फिर H2O2 सल्फर का मास वो तो गलती से हो गया ना, क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं था कि H2O2 भी कोई कंपाउंड होता है। कंपाउंड होने लगेगा। वो आपको क्लिक कर गया कि H2O2 भी होता है, नहीं कई लोगों को ये नहीं पता कि H2O2 होता भी है, ये बनता भी है। तो चालू ही हो गया SO2 से SO3 पर, उन्होंने दो ही ऑक्साइड पड़े हैं और वो दोनों ही यहाँ पर होंगे ही, है ना। तो वो ऐसे नहीं होता, कभी कभी चीजें क्लिक कर जाती है, कभी कभी नहीं करती, तो अपन उसको मेथड नहीं बना सकते। ठीक है, देखो हमारा एम आंसर लाना नहीं है, हमारा एम है समझना चीज को, कि हम जो चीज, देखो सिंपल सी बात होती है, आप पढ़ने को पढ़ने के हिसाब से पढ़ोगे तो सिर्फ आप पढ़ के रह जाओगे, मतलब आप रट के रह जाओगे। आप पढ़ने को समझने के हिसाब से पढ़ोगे तो ही आपको मजा भी आएगा। इंसान को इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ तभी आता है जब वो इंटरेस्ट लेता है, ऑब्वियसली जब उसको लगता है कि हाँ ये चीज अभी चीज चल रही है, मैं आपको सिर्फ फॉर्मूला रटवा दूं, क्वेश्चन करवा दूं, हो गया गेम खत्म। लेकिन वही चीज अगर मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि इसका मतलब ये होता है, तो आप मतलब सीखोगे, आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला आप बैठे बैठे बना सकते हो। तो टेंडेंसी यही रखो कि आप जो भी टाइम डिवोट करो उसमें आप चीज को सीख रहे हो, ना आपको कोई फॉर्मूला मेथड बनाना ना कुछ। तो आंसर लाना एम रखो ही मत, आंसर लाने के तो बहुत तरीके होते हैं, है ना। कई लोग तो आंसर कम पड़ता है तो 2 से मल्टीप्लाई करके भी ले आते हैं लाने वाले, नहीं होते हैं ऐसे, बहुत लोग मिले ऐसे। लिखो क्वेश्चन, लिखो इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर बाय मास। इंसुलिन कंटेन्स 3.2% सल्फर बाय मास, 3.2% सल्फर बाय मास। कैलकुलेट minimum molar mass of insulin. Calculate the minimum molar mass of insulin. इंसुलिन का मिनिमम मोलर मास बताना है आपको। फॉर्मूला तो मुझे भी नहीं आता इंसुलिन का, कोई बायो वाला होगा उसको आता होगा, डॉक्टर से पूछोगे तो। चलो लगाओ दिमाग। 10 गलत, आप आसपास पहुंच गए, फिर बोलोगे बाद में कैलकुलेशन मिस्टेक है, अभी बता दो। आंसर इज 1000। 10 को 100 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये हमारी जनरल टेंडेंसी होती है, जैसे ही ये फॉर्म क्वेश्चन आया लोग इंसुलिन का फॉर्मूला पूछने लग गए, जैसे आप पूछने लग गए। जैसे ही फॉर्मूले के पीछे आपने भागना शुरू किया, आपके क्वेश्चन के लॉजिक से दिमाग ही हट जाएगा, आपको जरूरत ही नहीं इंसुलिन के फॉर्मूले की। ध्यान से समझना, ये एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको इनसे डील करना आना चाहिए। होता होगा इंसुलिन का कुछ फॉर्मूला, वो कह रहा है इसके अंदर सल्फर है कितनी, 3.2%। तो बताओ अगर मैं परसेंटेज ऑफ सल्फर का यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ सल्फर। बताओ मास ऑफ सल्फर क्या बनेगा, 32 इंटू, अब मुझे ये नहीं पता इसमें कितने सल्फर एटम है, लेकिन आप लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन, मिनिमम मोलर मास। बताओ इस इंसुलिन के अंदर अगर सल्फर है तो उसके मिनिमम कितने एटम होने चाहिए, कम से कम एक सल्फर एटम तो होगा ना। एक हुआ तभी तो आप बोलोगे सल्फर है, एक से ज्यादा हुआ तो पक्का है सल्फर है, लेकिन अगर एक भी नहीं हुआ तो फिर हम उसके अंदर सल्फर नहीं बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा ये है कि अगर आपसे वो मिनिमम कंडीशन की बात कर रहा है तो मिनिमम कंडीशन में आप इसमें एक सल्फर एटम तो मानकर चलोगे ही चलोगे, डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू 100 शुड बी इक्वल टू 3.2। आगे तो आप समझदार हो, मैंने कुछ गलती की क्या, नहीं बिल्कुल सही है, आंसर आ जाएगा 1000।
कर सकते हो, कोई डाउट? हो गया? एक सेकेंड। देखो एक और क्वेश्चन, इसका आंसर सबका आना चाहिए। If an oxide of iron contains an oxide of iron contains 40% oxygen, 40% oxygen. Calculate the number of oxygen atoms in it. Calculate the number of oxygen atoms in it. ब्रैकेट में लिखो, इसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ आपको 160। चिल्लर सा क्वेश्चन है, होने को जब बोलते हैं कि 40% ऑक्सीजन है, इसका मतलब मोल्स 40% है। हाँ, बस इसीलिए क्वेश्चन दिया मैंने, ये समझाना मेरे को। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है और बोला कि इतना परसेंट है, तो आपको उसको हमेशा परसेंट बाय मास लेकर चलना। कुछ नहीं बोला, मैंने बोला 20% ऑक्सीजन है, तो आप उसको किस पास मान के चलोगे? 20% बाय मास। फटाफट से आंसर बताओ, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं।
अच्छा वाला। मोलर मास कौन सा से देख सकता है? मोलर मास कौन सा से? तो एफी का मोलर मास एफी से सर एफी 56 होता है, एफी 56 होता है। इतना टाइम लग गया? 0.04 कैसे आएगा? फॉर्मूला ये उल्टा लगा रखा आपने, तो उल्टा क्या लगा रखा, मतलब परसेंटेज को 40/100 तो लिखोगे, सिर्फ 40 तो लिखोगे। ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो ऐसे, ये करना चाहिए जरूर। अरे आसान है यार, इतना टाइम थोड़ी लगेगा कि चिल्लर सा क्वेश्चन दिया ना। आयरन का एक ऑक्साइड है, उसमें आपको परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम x इंटू 16 डिवाइड बाय कंपाउंड का मोलर मास कितना है 160 इंटू 100, ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए 40। उसमें करना क्या है, 0 से 0, 16 से 16, 0 से 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्या? हाँ? आया तो बताया तो नहीं आपने, बताना भी चाहिए ना आता है तो। खैर कोई बात नहीं, कभी कभी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। भूख लग रही होगी आपको बहुत तेज, है ना? हवा खाओ। लिखो अगला क्वेश्चन। बोलो चलो लिखो तो पर इन एन, चलो मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को। इन एन हाइड्रेटेड क्लोराइड, इन अ हाइड्रेटेड क्लोराइड सॉरी of magnesium, the percentage of water is 53.2. Calculate its molecular formula या calculate its formula, आपको इसका फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। दिमाग लगाओ, देखते हैं आप ये कर पाते हो या नहीं। ये कर लिया मतलब आपको परसेंटेज का फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
चलो सबसे पहले तो फॉर्मूला बनाना है, ठीक है। हाइड्रेटेड क्लोराइड ऑफ मैग्नीशियम, तो सबसे पहले तो आप क्लोराइड की बात करो, बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? प्लस टू ज्यादा हमेशा। क्लोराइड Cl माइनस, बचपन में सीखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल, क्रिस क्रॉस रूल। बताओ कंपाउंड क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। अब ये हाइड्रेटेड है, हाइड्रेटेड का मतलब क्या है? इसके साथ कुछ वाटर ऑफ मॉलिक्यूल जुड़े हुए होते हैं, इसको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या फिर वाटर ऑफ हाइड्रेशन और वाटर ऑफ हाइड्रेशन। सही है? कितना है पता नहीं, x मान लूं, बस अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपको इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ वाटर दिया हुआ है, तो बताओ अपने हिसाब से परसेंटेज ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? 18x अपॉन इस कंपाउंड का फॉर्मूला 95 प्लस 18x 71 प्लस 24 इंटू 100, ये वैल्यू आएगी 53.2। यहां से आप x के लिए सॉल्व कर लो, x की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको मिलेगी 6। इसका मतलब इस हाइड्रेटेड क्लोराइड का फॉर्मूला होगा MgCl2.6H2O। क्लोराइड तो MgCl2 ही होगा ना, हाइड्रेटेड का मतलब उसके साथ वाटर जुड़ा हुआ है। जैसे यह है CuSO4 और यह है CuSO4.5H2, इसको हम बोलते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट। कैसा सॉल्ट है? एनहाइड्रस सॉल्ट। और ये कैसा होगा आपका? हाइड्रेटेड सॉल्ट। तो हाइड्रेटेड का मतलब जो कंपाउंड है उसके साथ H2O जुड़ा हुआ है, वाटर ऑफ हाइड्रेशन या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कर सकते हो? कोई डाउट है? समझ में आता है? तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल का परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी हम आगे चलकर एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ेंगे, उनको निकालना सीखेंगे, वहां पर हम इस चीज को यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोगों को डिस्कस करने हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सुने नाम? कौन कौन से होते हैं? लॉ ऑफ स्टार्ट किया भाई, कंजर्वेशन ऑफ मास, और आप तो शुरू हो गए डेफिनेशन बोलना। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, फिर हम पढ़ेंगे एवोगैड्रोस लॉ और एक गैलुसेक लॉ। ठीक, तो आओ एक एक करके सबको डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हाँ, नहीं हो सकता ना। आप मुझे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ, तो ऐसे कैसे पता चला कि NaCl ही है? तो ट्वाइस NaCl का मतलब 2 मोल NaCl हो गया ना। जब किसी कंपाउंड का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं तो एक ही लिखोगे ना। H2O का फॉर्मूला H2 लिखते हैं, 3H2 थोड़ी लिखते हैं। समझ रहे हो बात को? खैर कोई नहीं, हाँ सही बात है, समझना चाहिए बात को। नेक्स्ट लिखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। करेशु, देखो क्या कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आपको सिखाते हैं, ये बहुत पुरानी हिस्ट्रियां हैं एक्चुअली, कि कैसे कैसे शुरू में बताया गया कि ऐसे कंपाउंड बनता है, ऐसे मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। ठीक है, इन पे भी कभी कभी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, इसलिए इनको पढ़ना डिस्कस करना बहुत जरूरी है। बहुत आसान होते हैं। सबसे पहला जो आपका फेवरेट लॉ है, जो आपको बहुत तरह से पता भी है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो बताओ मुझे क्या कहता है ये लॉ? Mass can neither be created nor be destroyed. It can only be, ऐसा होता है, it can only be converted from one form to another. नहीं, हाँ बेसिकली क्या होता है, लॉ आप ना तो मास को बना सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सिंपल मतलब लॉ, मास हमेशा क्या रहता है? कंजर्व। सिंपल सा लॉ है,
कि मास रिमेन्स कंजर्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि रिएक्शन होने से पहले जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट था, बताओ वो हमेशा किसके इक्वल होगा? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होगा। और सही बात है। एक चीज, लेकिन जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो है ये कि ये कहां वैलिड नहीं होता है। क्या कोई ऐसी रिएक्शन है जहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड नहीं होता है? हाँ, वेरी गुड। न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वैलिड, क्योंकि वहां पर कुछ मास किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। बताया आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन E=Δmc²। सुना है? नहीं सुना है तो आप लोग इसको आगे सीखते हो, फिजिक्स के अंदर भी सीखोगे, केमिस्ट्री में भी सीखोगे, है ना? रेडियो एक्टिविटी में हम लोग पढ़ते हैं इसको। तो आप यहां पर एक नोट डाल के लिखें, राइट, दिस लॉ इज नॉट वैलिड, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर, दिस लॉ इज नॉट वैलिड फॉर न्यूक्लियर रिएक्शंस, this law is not valid for nuclear reactions as some mass may get converted, as some mass may get converted into energy following, some mass may get converted into energy following E = Δmc²। खैर ये इक्वेशन आपको भी यूज नहीं करना है, बस लिखकर छोड़ दो। ये आप ध्यान रखें, न्यूक्लियर रिएक्शंस के ऊपर ये लॉ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, चलो बढ़िया बात है। तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहा हूं इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को यूज करते हुए। तो आप लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन इज 6.85 ग्राम ऑफ SrOH whole twice dot XH2O on heating gives 3.13 gram of anhydrous SrOH whole twice. Calculate X. देख लिया क्वेश्चन? चलो अप्रोच बताओ आप मुझे, मैं आपको सॉल्व करने को नहीं दे रहा हूँ, सॉल्व अपन साथ में करें। कितना होगा? क्या बनेगा बताओ तो सही पहले। चलो छोड़ो, इसमें इस क्वेश्चन को ना दो मेथड से करेंगे। मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। ये क्या कह रहा है? आपने इस कंपाउंड SrOH whole twice डॉट XH2O को हीट किया, तो बताओ क्या क्या बनेगा? देखो मैं आपको ना फिजिकल से ध्यान रखना, ये होता है सॉलिड। एक तो आपके पास बनेगा SrOH whole twice सॉलिड, और साथ में जो XH2O है ना, ये गैस की फॉर्म में बाहर, किसकी फॉर्म में बाहर निकलेगा? कभी आप किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को हीट करोगे तो हमेशा ध्यान रखना, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन हमेशा गैस की फॉर्म में ही रिमूव होगा। अब ये कह रहा है ये आपके पास था 6.85 ग्राम्स, इसके इतने ग्राम को हीट करने पर ये कितना बचा? 3.13 ग्राम। क्या आप मुझे मास ऑफ वाटर बता सकते हो? कैसे बताएंगे? फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, LCM मैं इसको बोलता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताओ LCM अगर हम यहां पे लगाएं तो लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहां से आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो। बताओ मास ऑफ वाटर कितना आएगा? 3.72 ग्राम्स। सही है। तो इस रिएक्शन में इस कंपाउंड से आपको इतना वाटर मिला, मतलब इस कंपाउंड के 6.85 ग्राम में इतना ही वाटर था। तो अभी तो आपको सिर्फ लॉजिक मिला है, अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अब आप अपने हिसाब से पता करो
कि इस कंपाउंड के 6.85 ग्राम में कितना वाटर होना चाहिए। तो मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल का मास निकालना। हो सकता है आप भूल गए हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, इसलिए वापस बताता हूं। आप क्या करो, पहले इस कंपाउंड के मोल्स निकालो। बताओ मोल्स कैसे निकालोगे? इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। स्ट्रॉन्शियम का वो नहीं दिया मैंने आपको वेट ना, वो मैं आपको बता देता हूं, देना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये होता है SrOH वोल्टोइस का लिख लो आप, 121 होता है पूरा ही। ये जो SrOH है ना, इसका 121 होता है टोटल मिला। तो देखो इसका मोलर मास कितना हो गया, 121 प्लस 18x। ये आ गए इस कंपाउंड के मोल्स, ध्यान देना। अब बताओ इसके इतने मोल में मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में x है तो उसमें कितने होंगे, इंटू x। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x होगा। बताओ क्या आप मोल्स ऑफ वाटर से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? 6.81 डिवाइड 1.85 ये मास, LCM मैं इसको बोलता हूं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बताओ LCM अगर हम यहां पे लगाएं तो लॉ मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। तो यहां से आप मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो। बताओ मास ऑफ वाटर कितना आएगा, 3.72 ग्राम्स। सही है। तो इस रिएक्शन में इस कंपाउंड से आपको इतना वाटर मिला, मतलब इस कंपाउंड के 6.85 ग्राम में इतना ही वाटर था। तो अभी तो आपको सिर्फ लॉजिक मिला है, अब आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? अब आप अपने हिसाब से पता करो कि इस कंपाउंड के 6.85 ग्राम में कितना वाटर होना चाहिए। तो मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल का मास निकालना। हो सकता है आप भूल गए हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, इसलिए वापस बताता हूं। आप क्या करो, पहले इस कंपाउंड के मोल्स निकालो। बताओ मोल्स कैसे निकालोगे? इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। स्ट्रॉन्शियम का वो नहीं दिया मैंने आपको वेट ना, वो मैं आपको बता देता हूं, देना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये होता है SrOH वोल्टोइस का लिख लो आप, 121 होता है पूरा ही। ये जो SrOH है ना, इसका 121 होता है टोटल मिला। तो देखो इसका मोलर मास कितना हो गया, 121 प्लस 18x। ये आ गए इस कंपाउंड के मोल्स, ध्यान देना। अब बताओ इसके इतने मोल में मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में x है तो उसमें कितने होंगे, इंटू x। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए, 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x होगा। बताओ क्या आप मोल्स ऑफ वाटर से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x इंटू मोलर मास 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, 3.7। यहां से x के लिए सॉल्व कर लो, आपको x के लिए शायद 10 मिलेगी, यहां पे मुझे याद नहीं आंसर, पता नहीं आंसर नहीं है, आप चेक कर लेना जितना भी आता है। यहां 18 से वाटर निकाल
सकते हो? कैसे निकालोगे? 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x इंटू मोलर मास 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और बताओ ये वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए? 3.7। यहां से x के लिए सॉल्व कर लो, आपको x के लिए शायद 10 मिलेगी यहां पे। देख लिया क्वेश्चन? चलो अप्रोच बताओ आप मुझे, मैं आपको सॉल्व करने को नहीं दे रहा हूं, सॉल्व अपन साथ में करें। कितना होगा? 6.85 ग्राम इसका है ना रेटेड है, तो जो बन रहा है क्या बन- चलो एक्स तो निकाल सकते हैं। क्या बनेगा बताओ तो सही पहले। चलो छोड़ो, इसमें इस क्वेश्चन का ना दो मेथड से करेंगे, मैं आपको दोनों मेथड सिखाता हूं, कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाए। ये क्या कह रहा है? आपने इस कंपाउंड SrOH होल ट्वाइस, देखो मैं आपको LCM अब ये कह रहा है ये आपके पास था 6.85 ग्राम्स, इसके इतने ग्राम को हीट करने पर ये कितना बचा? 3.13 ग्राम। क्या आप मुझे मास ऑफ वाटर बता सकते हो? लगाएं तो कितने, आपसे पता करो कि इस कंपाउंड के 6.85 ग्राम में कितना वाटर होना चाहिए। तो मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, एक कंपाउंड के अंदर एक एलिमेंट या मॉलिक्यूल का मास निकालना। हो सकता है आप भूल गए हो, मुझे पूरा भरोसा है आप पे, इसलिए वापस बताता हूं। आप क्या करो, पहले इस कंपाउंड के मोल्स निकालो। बताओ मोल्स कैसे निकालोगे? इसका मास डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास। स्ट्रॉन्शियम का वो नहीं दिया मैंने आपको वेट ना, वो मैं आपको बता देता हूं, देना पड़ेगा क्वेश्चन में। ये होता है SrOH होल ट्वाइस का लिख लो आप, 121 होता है पूरा ही। ये जो SrOH है ना, इसका 121 होता है टोटल मिला। तो देखो इसका मोलर मास कितना हो गया? 121 प्लस 18x। ये आ गए इस कंपाउंड के मोल्स, ध्यान देना। अब बताओ इसके इतने मोल में मोल्स ऑफ वाटर कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल में x है, तो उसमें कितने होंगे? इंटू x।
तो मोल्स ऑफ वाटर कितने आ गए 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x होगा। बताओ क्या आप मोल्स ऑफ वाटर से मास ऑफ वाटर निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे? 6.85x अपॉन 121 प्लस 18x इंटू मोलर मास 18 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और बताओ ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? 3.7। यहां से x के लिए सॉल्व कर लो, आपको x के लिए शायद 10 मिलेगी यहां पे, मुझे याद नहीं आंसर, पता नहीं आंसर नहीं है, आप चेक कर लेना जितना भी आता है, वो जो भी आएगा वो यहीं से आएगा, या तो 2 आएगा या 10 आएगा, ऐसे कुछ आता है। मुझे एग्जैक्ट आंसर तो याद नहीं है इसका, मेरे पास आंसर है भी नहीं। तो देखो एक तरीका तो है ये, मैं आपको इसको करने का एक और तरीका सिखाता हूं। हो सकता है कुछ लोगों से ये वाला मेथड ना हो, तो आप देखो दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि भाई आपके पास ये कंपाउंड था SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2, आपको इसका 6.85 ग्राम दिया है, ठीक है, और आपको ये पता है कि इसके 6.85 ग्राम में वाटर कितना है? 3.72 ग्राम है। बताओ क्या आप इस कंपाउंड में परसेंटेज बाय मास H2O कितना है ये बता सकते हो? तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ। मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्या कहता है कि भाई आपके पास ये कंपाउंड था SrOH होल ट्वाइस डॉट XH2, आपको इसका 6.85 ग्राम दिया है, ठीक है, और आपको ये पता है कि इसके 6.85 ग्राम में वाटर कितना है? 3.72 ग्राम है। बताओ क्या आप इस कंपाउंड में परसेंटेज बाय मास H2O कितना है ये बता सकते हो? तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। ये तो हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। बताओ हमारे हिसाब से इस कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या बनेगा? मास ऑफ वाटर 18x अपॉन कंपाउंड का मास 121 प्लस 18x इंटू 100। दोनों एक ही चीज को डिनोट कर रहा है, दोनों को इक्वेट कर दो। सो 18x अपॉन 121 प्लस 18x इंटू 100 किसके इक्वल आना चाहिए? 3.72 अपॉन 6.85 इंटू 100। दोनों को सॉल्व करके आप x के लिए निकाल सकते हो। देखो फाइनल इक्वेशन सेम है, चाहे आप इससे करो चाहे आप इससे करो। आंसर दोनों से क्या आने वाला है? सेम। कोई डाउट है? बोलो मेथड समझ में आता है? तो ये था अपना पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। रिएक्टेंट के मास दिए हो, प्रोडक्ट का मास दिया हो, तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दूसरे रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का मास भी कैलकुलेट कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अगले बाकी लॉज पढ़ेंगे, उन पे किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे हम एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं, डिस्कस करेंगे और मास भी। भाई ये अलग है। अब इसने क्या करा, भूल गया बेचारा। यहाँ पे 118x आने चाहिए तब जाके फॉर्मूला बनेगा। आज के लिए काफी है।